हमारा चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस क्लेम्स एक वर्ड होता है इंश्योरेंस और एक वर्ड होता है अश्योरेंस। फाउंडेशन में आपके लाइफ पॉलिसी का टॉपिक था ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। तो उसके अंदर हम लोगों ने यह देखा कि एक इंश्योरेंस होता है और एक अश्योरेंस होता है। ठीक है जी, इंश्योरेंस और अश्योरेंस। नोट्स में आपके फेयर नोटबुक में ही बनवाऊंगा। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हैं कि चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ होमवर्क में करेंगे। ठीक है, हाँ जी। एक्चुअली एक होता है जनरल इंश्योरेंस और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ को जनरल को हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस, और लाइफ को हम क्या बोलते हैं, अश्योरेंस। ठीक है जी। इंश्योर मतलब सेफ, इंश्योर करना, सेव करना। ठीक, इंश्योर करना, इंश्योर। और अश्योरेंस पूरा विश्वास दिलाना। ठीक है, इंश्योरेंस का मतलब है सेफ्टी, इंश्योर्ड, इंश्योर किया, सेव किया, अपने आप को बचाया। और अश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा देना। ठीक है ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको बताता हूं ये कहां से होती है। क्या है, ये आपका बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर जनरली दो तरह की चीजें होती है। एक तो होता है गुड्स और एक होता है एसेट। आपके बिजनेस के अंदर एक होते हैं गुड्स और एक होते हैं एसेट्स। ठीक है जी। कल को गुड्स चोरी हो जाए, आग लग जाए, ठीक है, इस केस के अंदर आपके गुड्स का नुकसान तो हो गया, आपके गुड्स का नुकसान हो गया, लेकिन इस नुकसान से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। आपके माल का नुकसान हो गया, इसके लिए आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं। एसेट के साथ भी ऐसा ही है, चोरी हो गया, ठीक है, आग लग गई, कोई मशीन एक्सीडेंट में खत्म हो गई अचानक से, ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन आ गया उसके ऊपर, मशीन फूक गई है वो, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी नुकसान हो तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस। ठीक है जी, इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस कौन से टाइप का इंश्योरेंस होता है, ये जनरल टाइप का इंश्योरेंस होता है जी, ये जनरल टाइप का इंश्योरेंस होता है। अब जनरल टाइप के इंश्योरेंस का मतलब क्या है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। कहते हैं जी जनरल इंश्योरेंस का मतलब हुआ कि लॉस होगा तो ही डैमेज मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। आग लग गई, चोरी हो गया तो आपको ये पैसा मिल जाएगा। इसका बड़ा सिंपल सा ही एग्जांपल लगाते हैं। आप अपनी गाड़ी का, बाइक का, स्कूटी का इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। आपकी बाइक, मान लीजिए आपकी बाइक 70,000 की है और आपने उसका इंश्योरेंस करवाया। तो इंश्योरेंस करवाने का मतलब है बाइक आपने खरीदी और आपसे इंश्योरेंस कंपनी ने 7,000 प्रीमियम लिया, किस्त ली, और आपका 1 साल का बीमा कर दिया। आपकी बाइक का 1 साल का इंश्योरेंस कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इस आने वाले 1 साल के अंदर अगर आपकी बाइक एक्सीडेंट होती है, चोरी हो जाती है, आग लग जाती है किसी तरीके से, तो फिर आपको क्या करेगा, उस टाइम बाइक की जितनी कीमत हो गई, मान लीजिए बाइक को आपने 4 महीने तक चलाया, तो 4 महीने बाद बाइक की जितनी कीमत होगी, डेप्रीशिएशन लगाकर 4 महीने का, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे देगी। चोरी हो गई, एक्सीडेंट में खत्म हो गई, आग लग गई, जो भी हुआ, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी उसके पैसे दे देगी। लेकिन भाई साहब, अगर पूरे साल में कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल बाइक सेफ है, 70,000 की बाइक है, फर्स्ट ईयर के यूज करने के बाद नॉर्मल डेप्रीशिएशन आपका मान लो 10,000 उस पर लग गया, तो बाइक की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी हो गई, 60,000। 60,000 रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई और 60,000 के अंदर आपको आगे के लिए बाइक की वैल्यू जो 60,000 है, और आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ नहीं देगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बाइक चलाई तो वो घिस गई तो उसकी कीमत डाउन हो गई तो मुझे क्लेम दिया जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा क्लेम। ठीक है, ये उस केस के अंदर है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई अबनॉर्मल इवेंट होता है, तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है जी,
तो आपने कहा जी मैंने तो 7,000 पे किया था प्रीमियम और बाइक तो एक्सीडेंट नहीं हुई, चोरी नहीं हुई, इससे अच्छा तो ये चोरी हो जाती तो हो जाती। ठीक है ना, अब हुई तो नहीं ना, अगर नहीं हुई तो भाई साहब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, खत्म, आपके 7,000 कंपनी के खाते में गए और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, नेक्स्ट ईयर फिर से इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा आपको। अब बाइक की वैल्यू 63,000 हो गई तो ठीक है, 6,000 के अंदर काम चल जाएगा, 6300 में काम चल जाएगा, मतलब आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि बाइक की वैल्यू भी रिड्यूस हो गई। और नेक्स्ट आने वाले 1 साल के लिए फिर से आप इंश्योर हो गए, आप सेफ हो गए। सेफ किस चीज से हो गए? उस नुकसान से कि बाइक चोरी हो जाती है तो बाइक का नुकसान मिल जाएगा और आप नई बाइक ले सकते हैं, उतनी चली हुई कोई और बाइक ले सकते हैं। ये जनरल इंश्योरेंस होता है, ये जनरल इंश्योरेंस होता है। बात समझ आ गई बात? तो गुड्स के मामले में, स्टॉक के मामले में, फर्नीचर के मामले में, मशीन के मामले में, हमारा बिल्डिंग के मामले में हमारा कौन सा इंश्योरेंस होता है? जनरल इंश्योरेंस होता है। जनरल इंश्योरेंस होता है। जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी आगे ब्रांचेज हैं। आपके ग्रुप 2 के अंदर एक चैप्टर था इंश्योरेंस अकाउंट्स फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, लेकिन वो हट गया अब। तो जनरल इंश्योरेंस भी क्या होता है? 2 तरह का होता है। वैसे मैं बता रहा हूं जनरल नॉलेज के लिए कि आप तक कहां पर काम आ जाए। एक होता है आपका फायर एंड अदर्स और एक होता है मैरीन, समुद्री जहाजों का बीमा। इसका इंश्योरेंस अलग से होता है, मैरीन का इंश्योरेंस अलग से होता है, शिप्स का। और फायर का, एक्सीडेंट का, थेफ्ट का, इसका इंश्योरेंस अलग होता है। मतलब इंश्योरेंस कितनी तरह का हुआ? 2 तरह का इंश्योरेंस हुआ। कौन कौन सा? जनरल और लाइफ। ठीक है, और जनरल कितनी तरह का हुआ? 2 तरह का हुआ। कौन कौन सा? फायर एंड अदर्स और मैरीन। ठीक है, ये 2 तरह का इसलिए होता है क्योंकि जैसे आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई, तो ठीक है आप फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, आप उस पर पानी डालेंगे, आप उस पर मिट्टी डालेंगे, जो भी टेक्निक है आप अपनाएंगे सारी की सारी। लेकिन अगर समुद्री जहाज में, शिप के अंदर आग लग जाती है तो फिर ये नहीं होगा ओहो आग लगी, कोई बात नहीं, वी आर हेयर, उतरो सारे धक्के मारो। ठीक है, तो समुद्री के अंदर, समुद्री जहाज जो है शिप के अंदर, मैरीन के अंदर क्या होगा? जान बचाने की लड़ाई होगी वहां पर। तो यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम 100% लॉस मानकर चलते हैं और यहां पर हम 50% लॉस मानकर चलते हैं। जब आप इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पढ़ेंगे, जब भी आगे, अब तो ग्रुप 2 में सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जब भी आप इंश्योरेंस की कोई ऑडिट करेंगे या उसके फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फायर एंड अदर्स को अलग कैटेगरी में रखा जाता है और मैरीन को अलग कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। राइट, ठीक है, तो ये अभी आपके नहीं है, खैर इसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोग, चलिए मैं आपको इंश्योरेंस की बात बता रहा था, इसको हटा देते हैं फिलहाल। तो मैंने आपको जनरल इंश्योरेंस के बारे में बताया जी। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपने प्रीमियम पे किया, आपकी बाइक 70,000 की थी, आपने 7,000 प्रीमियम पे किया, आपका 1 साल का इंश्योरेंस हो गया। 1 साल के अंदर अगर बाइक एक्सीडेंट हो जाती है, चोरी हो जाती है या फायर में जल जाती है तो आपको उस टाइम की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर कुछ भी नहीं होता है तो साल के एंड में कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा से बाइक का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, जितनी रिटर्न डाउन वैल्यू है उसके हिसाब से आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा जनरल इंश्योरेंस चलता है। इसके अंदर कोई सवाल है तो पूछिए सर। हाँ जी, हेल्थ इंश्योरेंस जनरल में आएगा? किस में? हेल्थ इंश्योरेंस। हैवी? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ एक्चुअली इसमें तीसरा मामला है। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के अंदर ये तीसरा मामला है। आता लाइफ इंश्योरेंस के अंदर है, लेकिन इसकी यूनिट अलग है लाइफ से, क्योंकि हेल्थ के अंदर क्या है, इसमें इसको लाइफ अश्योरेंस क्यों बोला गया है? सर यदि डेथ होगी तो पैसे मिलेंगे और डेथ नहीं हुई तो इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस। हाँ बिल्कुल, डेथ हो गई तो पैसे मिलेंगे, डेथ नहीं हुई तो भी पैसे मिलेंगे। बस डेथ नहीं हुई तो पॉलिसी का पीरियड पूरा होने के बाद पैसे मिलेंगे। मान लो 20 साल की पॉलिसी है तो 20 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको पैसे मिलेंगे। और अगर डेथ हो जाती है, 5 साल बाद ही डेथ हो जाती है तो डेथ होते ही तुरंत मिल जाएंगे। हेल्थ के अंदर क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस यानी मेडिकल इंश्योरेंस। अगर आप बीमार हुए तो आपकी बीमारी का खर्चा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, वो हेल्थ इंश्योरेंस है। वो इसके बीच का रास्ता है, लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है, लेकिन हम इसके अंदर नहीं स्टडी करेंगे कहीं। ठीक है, हम यहाँ पर जनरल, मतलब पढ़ने वाले तो हम लाइफ एश्योरेंस भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को फाउंडेशन में पॉलिसी को करवाया गया है, पॉलिसी थी आपके, तो मैं उससे कनेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि चैप्टर के बीच में कंफ्यूजन ना हो कहीं कि सर फिर वो क्या था, वो सरेंडर वैल्यू कहाँ गई। ठीक है, वो चीजें नहीं आने वाली आपके यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए लाइफ एश्योरेंस के बारे में
अब अश्योर क्यों है, मैंने आपको बता भी दिया, आपने भी बता दिया कि लाइफ को इंश्योरेंस नहीं कहा जाता, अश्योरेंस कहा जाता। अश्योर मतलब भरोसा दिलाना। भाई साहब घबराओ मत, पैसे आपको पक्के मिलेंगे, चाहे आपको मार के देने पड़े हमें, ऐसा। अश्योर, वी अश्योर यू, आप चिंता मत करो, आप नहीं मरोगे तो भी मार देंगे। अश्योर करवा रहे हैं भाई साहब, गारंटी दे रहे हैं, पैसे पक्के मिलेंगे। वो कहते हैं नहीं मरूंगा, तो ऐसे कैसे नहीं मरोगे, हम मारेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का, नहीं मरोगे? जब बीमा करवाए तो मरना पड़ेगा, पैसे चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। वाह वाह। चलिए, क्या फर्क है जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर? जनरल इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये मैंने आपको फाउंडेशन में बताया था, दोबारा भी बता दिया। अब मुझे बताइए लाइफ एश्योरेंस इससे अलग कैसे है, कौन बताएगा? हाँ जी, और आशीष के अलावा और भी चीजें हैं इसमें। एक बार थोड़ा सा जो मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस करवाया था, एक बार उसकी हल्की सी रिकॉलिंग दो, 3 4 5 लाइनों के अंदर। ये आप लोगों ने जो फाउंडेशन में पढ़ा है, शाबाश। गर्ल्स बोलना स्टार्ट करें भाई। लो, मैं कह रहा हूं गर्ल्स बोलना स्टार्ट करें, वो कह रहे हैं बोल आशीष। क्या है ये? सर लाइफ इंश्योरेंस में ना लाइफ की वैल्यू नहीं होती, मतलब कि उसकी अनमोल होती है लाइफ, उसमें मतलब इसकी एस्टिमेट नहीं की जा सकती कि लॉस कितना हुआ है। मतलब जो फैमिली के सेंटिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू तो कर नहीं सकते कि उसकी जान जाने के बाद लॉस कितना हुआ। एंड सेकंड की मतलब इंश्योरेंस में ये है कि पैसे लास्ट में मिल जाने हैं आपको, अगर इसमें 1 साल का कुछ नहीं है, मतलब कि आप नहीं मरे तो पैसे गए आपके। हाँ जी, और आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? एश्योरेंस ना Yes, इन्वेस्टमेंट, एक मिनट उनको पूरा। हाँ जी, एश्योरेंस ना इन्वेस्टमेंट की तरह ही है कि इंटरेस्ट लग के आपको बाद में पैसे मिल जाएंगे अगर आप नहीं मरे तो, ठीक, और बीच में मर गए तो पैसे पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। आशीष, हाँ जी। जनरल इंश्योरेंस के अंदर सर अगर हम बीच में छोड़ना चाहे ना तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हमें कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो हमें सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। शाबाश। ये सरेंडर वैल्यू क्या होती है? सर सरेंडर वैल्यू उस दिन तक की पेमेंट होती है। ठीक, सरेंडर वैल्यू वो अमाउंट होती है जिस दिन हम वो छोड़ रहे हैं, उस दिन उस पॉलिसी की अमाउंट कितनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना पैसे देगी उस दिन तक के, शाबाश, जो हमने पेमेंट कर रखी है उसका कुछ पार्ट काट के हमें वो सरेंडर वैल्यू देगी। वेरी गुड। हाँ, माइक ले लो फिर। LIC इतना कर रही है, आप माइक नहीं ले सकते? हाँ सर LIC को सर लोन लेने के लिए भी यूज कर सकते हैं, हाँ, collateral। एज ए सिक्योरिटी भी रख सकते हैं हम, और आपको उस पॉलिसी के ऊपर ही लोन मिल जाता है, इंश्योरेंस कंपनी खुद ही दे देती है। ये कह रहे हैं पॉलिसी के ऊपर हम लोन भी ले सकते हैं, एक सिक्योरिटी के रूप में रखा जा सकता है। यस आशीष, कुछ बच गया हो तो देखो, कवर हो गया सारा। हाँ सर जनरल इंश्योरेंस होता है ना, वो एक्सपेंडिचर होते हैं एक तरह से, हाँ, और लाइफ इंश्योरेंस में एक तरह से एसेट होती है। एसेट होती है, शाबाश। जनरल इंश्योरेंस में तो पैसे खर्च हो गए, कुछ आना तो है ही नहीं, तो एक्सपेंसिस ही होगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या है कि डेथ हुई तो पैसे मिलेंगे, डेथ नहीं हुई तो मैच्योरिटी के बाद पैसे मिलेंगे। यस, हाँ सर, हाँ जी, सर हाँ जी। इसमें ना सर जनरल इंश्योरेंस को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, थोड़ा तेज बोलो। हाँ, जैसे मतलब हर साल रिन्यू कराना पड़ेगा जनरल इंश्योरेंस को। Yes, sir. हाँ जी, और सर लाइफ एश्योरेंस मतलब पूरे एक पीरियड के लिए होते हैं, उसको बार बार रिन्यू नहीं रिन्यू नहीं करवाना होता, प्रीमियम पे करना होता है। वास्तव में वो प्रीमियम भी वैसे 2 तरह के होते हैं, रिन्यूअल प्रीमियम, सिंपल प्रीमियम। लेकिन यहां तक बात ठीक बोली है आपने। वैसे जब आप इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट करेंगे कभी, तो उसमें भी एक प्रीमियम सिंपल होता है, एक रिन्यूअल प्रीमियम होता है। चलो खैर, यहां तक ठीक है, बढ़िया है। यस, हाँ योगेश। इसमें सर एश्योरेंस में सर फिक्स होती है, जैसे लाइफ की इतने पैसे मिलेंगे सर, लेकिन उसमें जनरल इंश्योरेंस में सर कंपनी आके सर्वे करती है, उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। लाइफ एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि लाइफ की कीमत अलग अलग होती है, ठीक है। कोई इंसान ये कहे कि अपन यार मर जाए तो भी इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। कई लोग डांस भी करते हैं डीजे पर, अपने ना आगे पीछे, है ना, ठीक है, रोने वाला ना कोई, हाँ आपका क्या होगा, हाँ ठीक है। तो अब क्या है, अगर ऐसी पर्सनैलिटी कोई है तो वो क्यों कहेगा मुझे 10 करोड़ का बीमा करवाना है? क्योंकि उसका काम 6 मिनट 13 सेकंड में चल रहा है, एक गाना चलाया, डांस किया, फंडे क्लियर हुए, बात खत्म। किस लिए इंश्योरेंस करवाना है? कभी मर जाए बेशक, तो उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका काम चल रहा है, वो कमा रहा है, खा रहा है, या बिना कमाए भी क्या पता काम चल रहा हो, ठीक है। तो उसको कोई 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का बीमा करवाने की जरूरत नहीं है,
कि उसका वो प्रीमियम पे करे, कि जितना ज्यादा वो, भाई उसने मान लीजिए एक छोटी सी बात करें कि 20 लाख का 20 लाख का इंश्योरेंस करवाया, तो 20 लाख का इंश्योरेंस करवाया और मान लीजिए 10 ईयर्स के लिए करवाया, तो 10 ईयर्स के लिए 20 लाख के अंदर मान लीजिए उसको 2 लाख पर एनम प्रीमियम पे करना है। तो जनरली ये होता है कि प्रीमियम पे कम सालों के लिए किया जाता है और पैसे पूरे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है 9 साल तक पे करे 18 लाख रुपए, 18, ठीक है ना। 2 लाख का प्रीमियम है, 9 ईयर्स तक पे किया उसने, 18 लाख पे किया, 10 ईयर्स तक डेथ नहीं हुई उसकी, तो 20 लाख मिल गए। ऐसा ही होता है ना। लेकिन उसने 2 लाख 2 ईयर्स तक पे किए, लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो भरे उसने 4 लाख, मिल जाएंगे कितने, 20 लाख। एक ही होता है 4 साल बाद। अब लेकिन एक बंदा ये है कि अपना कोई नुकसान ही नहीं होना, ये क्यों करवाता है, सेफ्टी के लिए करवाता है इंसान, कि यार घर है, परिवार है, मम्मी पापा हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, तो ठीक है, अगर कल को डेथ हो गई तो इनके पास कमाने खाने के लिए अभी तक नहीं है, बच्चों को बड़ा होने में टाइम लगेगा, तो वो इंश्योरेंस करवा लेता है, तो उसकी फैमिली को वो पैसे मिल जाते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। लेकिन अगर वो शुरू से ही अपने ना आगे पीछे, तो ठीक है, फिर उसको इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं, उसको लगता ही नहीं कोई नुकसान होगा। या फिर मान लो उसको लगे कि हाँ यार कोई है आगे पीछे, बस बता नहीं रखा, तो वो 2, 4, 5 लाख का बीमा उसकी खुशी के लिए करवा लेगा बस, ठीक है ना, यू नो बेबी, ठीक है। वो उसको बता देगा कि ये मेरी पॉलिसी है और ये तेरे लिए ही है, ठीक है, और ये नॉमिनेशन तेरे नाम कर दिया है ये, और मेरे जाने के बाद ये तेरे को क्लेम मिल जाएगा, वो भी खुश, वो भी खुश, ठीक है। कोई घर परिवार वाला है, उसको उसका परिवार को 20, मतलब अच्छा ये ध्यान रखना किस चीज पर काम करता है ये, कि कितने का बीमा करवाना है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर, कि अगर वो 20 लाख का बीमा करवाता है तो 2 लाख रुपए प्रीमियम हो गया, अगर 50 लाख करवाता है तो 5 लाख का प्रीमियम हो जाएगा, 1 करोड़ का करवाता है तो 10 लाख का प्रीमियम हो जाएगा। तो जितने का ज्यादा का आप इंश्योरेंस करवाते हैं, प्रीमियम भी फिर उतना ज्यादा पे करना पड़ता है ना, ठीक है। तो किसी को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ना अपने आने जाने से, मत करो। किसी को लगता है 20 लाख का फर्क पड़ेगा, 20 लाख रुपए तो पीछे घर वालों को चाहिए, तो 20 लाख का करवा लो। किसी को लगता है नहीं 50 लाख तो चाहिए, 50 लाख का करवा लो। किसी को लगता है 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, तो ठीक है, जितने का है उतने का करवा लो, ठीक है जी। बात समझ आएगी आप लोगों को। किसी ने शुरू में बीमा करवा लिया, अच्छा खासा परिवार है, ठीक है, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, और वाइफ भी है, बच्चे नहीं हैं, ठीक है, शादी होते ही बीमा करवा लिया, 50 लाख का बीमा करवा लिया, ठीक है जी, 5 लाख रुपए की किस्त भर रहा है, 1 साल बाद तलाक हो गया, तो वो पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है कि पहले था कोई आगे पीछे, अब अगर नहीं है, लगता है मम्मी पापा तो सेल्फ सफिशिएंट है, कमा लेंगे खा लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, उनका अपना बिजनेस है, तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं रही, क्योंकि जो इनकमिंग थी वो आउटगोइंग हो गई, ठीक है। तो अब उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद उसको लगता है कि अब बीमा करवाने की जरूरत नहीं, इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, तो उस पॉलिसी को वो सरेंडर कर सकता है, सरेंडर। तो जितना उसने प्रीमियम पे किया है उसका कुछ परसेंटेज जो है उसको वापस मिल जाता है। वो उसको पहले ही बता दिया जाता है कि एक प्रीमियम के बाद सरेंडर करेंगे तो इतना मिलेगा, 2 के बाद करेंगे तो इतना मिलेगा, 3 के बाद करेंगे तो इतना मिलेगा। हम लाइफ एश्योरेंस के बारे में इतनी बात करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। 3 केस हो गए ना, डेथ नहीं हुई तो मैच्योरिटी पे पैसा मिल जाएगा, डेथ हो गई तो डेथ पर पैसा मिल जाएगा, ना डेथ हुई ना मैच्योरिटी हुई और वो उसे विड्रॉ करना चाहता है, सरेंडर करना चाहता है, तो सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ गई आपको? ठीक है जी, चलिए ये हमारी लाइफ। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर डेथ और मैच्योरिटी और सरेंडर, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। लाइफ एश्योरेंस के बारे में रफ नोटबुक में काम कर रहे हैं ना, है ना? हाँ, ये सारी चीजें मैं आपको फेयर में नोट करवा दूंगा अलग से, अभी आप एक बार रफ के अंदर ही चलें। लीजिए, यस, अभी तक आपने देखा इंश्योरेंस 2 तरह का होता है, एक जनरल इंश्योरेंस, एक लाइफ एश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस भी 2 तरह का होता है, फायर एंड अदर्स, और एक होता है मैरीन, समुद्री जहाज का बीमा। लाइफ एश्योरेंस के अंदर हम मेडिकल इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम लाइफ एश्योरेंस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कोई बंदा इंश्योरेंस करवाता है तो उसे प्रीमियम पे करना होता है, और डेथ हो जाएगी तो पैसे मिल जाएंगे, डेथ नहीं होगी तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो पैसे मिल जाएंगे, और अगर वो बीच में छोड़ना चाहता है तो उसको उसकी सरेंडर वैल्यू उस टाइम मिल जाती है। ठीक है जी,
बात समझ आ गई आपको? और इसके अंदर ये नहीं होता कि 1 साल का है, अगर आपने 20 ईयर्स का करवाया तो 20 ईयर्स का इकट्ठा बीमा होगा, 10 ईयर्स का करवाया तो 10 ईयर्स का इकट्ठा होगा, 5 ईयर्स का तो 5 ईयर्स का। उसके अंदर आप हर साल इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तीसरे साल तीसरी कंपनी से करवा सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस आपके पास होते हैं। डन, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, इस चैप्टर के अंदर, हाँ जी, अभी मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस ये बताया। हाँ, लाइफ को भी जनरली लाइफ इंश्योरेंस बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में, लेकिन वास्तव में ये इन डेप्थ बात क्या है? अश्योरेंस है। अभी तक जो बात हुई इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस का चैप्टर करेंगे ना तो ये बातें दिमाग में आएगी, अच्छा फिर उसमें ये क्या था, उसमें फिर ये क्या था, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है, तो हम शुरू से ही उनको साइडलाइन करके चलेंगे। बताओ, पूछो, शाबाश। अभी तक जो बात बताई उसके अंदर कोई पूछना चाहता है? हाँ जी सर, एक टर्म इंश्योरेंस भी होता है लाइफ का? हाँ, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस यही है आपका कि कितने टर्म के लिए है, ठीक है? एक होल लाइफ पॉलिसी, एक पार्शियल पॉलिसी, अब क्या बताऊं, ये सारे टर्म आपके ग्रुप 2 में आने हैं, उसके अंदर होगा। टर्म का मतलब एक फिक्स टर्म तक का इंश्योरेंस हो गया आपका, 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, ठीक है? हेल्थ के अंदर टर्म इंश्योरेंस दूसरे को बोलेंगे। हाँ जी, इसमें ये भी तो होता है ना कि अगर डेथ होती है तो ही मिलेंगे आपको टर्म इंश्योरेंस? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये बात सही है। लाइफ, देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल कंसेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इंश्योरेंस कंपनीज बिजनेस की तरह अपने वेरियस प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है कि आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, उसका ये सिस्टम है, उसका ये सिस्टम है, उसका ये सिस्टम है। तो पॉलिसी वाइज जो है वो सिस्टम सारे अलग अलग हैं, तो वो इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज हैं। हम जनरल बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ये सारा जो आप कह रहे हो वो सारा है, लेकिन हमारे यहाँ मतलब का नहीं है कोई भी, ठीक है जी। भाई इंश्योरेंस कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है कि देखो प्रीमियम आपका सस्ता है, आप अगर 20 लाख का इंश्योरेंस करवाते हैं तो 2 लाख रुपए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन वही प्रीमियम आपको 50,000 में हम दे रहे हैं। बस शर्त ये है डेथ होगी तो पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो बंदा लालच में आ जाएगा कि यार प्रीमियम के पे कम करना पड़ रहा है और डेथ होने पर ही पैसे मिलेंगे, बाकी में नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, 1.5 लाख रुपए बच भी तो रहे हैं, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस कंपनी जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी भी अपनी पॉलिसीज के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। यस, आगे सर। हाँ जी, लाइफ स्टॉक का इंश्योरेंस होता है, एश्योरेंस होता है? हाँ जी, लाइफ स्टॉक का एश्योरेंस ही होता है जी, लाइफ होती है उनकी, एश्योरेंस ही होगा, ठीक है। और फायर एंड अदर्स में 50%, एक्चुअली अभी तो काम की नहीं है आपकी, एक्चुअली ये रिस्क की परसेंटेज मानकर चलते हैं हम लोग। जब आप इंश्योरेंस कंपनीज की ऑडिट करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर यह माना जाता है कि अगर किसी शिप का बीमा है तो वहां 100% रिस्क है डूबने का, कि वहां पर बंदे अपनी जान बचाएंगे, वो सामान बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन फायर के अंदर है, एक्सीडेंट में है, थेफ्ट में है, थेफ्ट में FIR लॉन्च करवा दिया आपने, पुलिस ने आपका सामान बरामद करवा दिया, आग लग गई तो आपने फायर ब्रिगेड को बुला लिया, बंदों ने मिलकर आग को बुझा दिया, तो बचने के चांसेस हैं। इसके अंदर हम 100% लॉस मानकर चलते हैं। यस सर, फायर एंड अदर्स में तो थेफ्ट भी आ जाएगा? हाँ बिल्कुल, फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट सब आ जाएगा जी। तो 100% होना चाहिए थेफ्ट में तो? हाँ नहीं, थेफ्ट में हो गया ना, पुलिस, आप एक पहली बात तो है कि आप इंश्योरेंस करवाओ तो वहां से आपको क्लेम मिल जाएगा, और जितना क्लेम साबित होता है उतना मिलता है। कि चोरी हो गई, आपने सामान ज्यादा लिखवा दिया लेकिन आपकी दुकान में था कम, तो फिर वो आपके बिल चेक करते हैं कि वास्तव में इतना था या नहीं था। दूसरी बात यह है कि आप जब, पहली बात यह है कि लापरवाही के कारण आपका नुकसान हुआ, तीसरी बात यह है कि आपने FIR लॉन्च करवा दी, पुलिस ने आपका 50% सामान बरामद कर दिया, 50% लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी 50% दे देगी आपको, ठीक है। तो इन सब के अंदर कुछ गुंजाइश है। समुद्री जहाज का जो बीमा है, शिप का जो बीमा है, मैरीन का जो बीमा है, उसके अंदर गुंजाइश मानकर नहीं चलते लोग। ये कहते हैं भाई ये तो पूरा डूबेगा, बंदे बचा लो बस, तो वहां बंदों को प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए रिस्क माना जाता है। आप लोग ज्यादा चक्रों में पड़ो भी मत, ये स्टैंडर्ड हैं, ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी अपने स्टैंडर्ड फिक्स करती है तो। ये तो IRDA के रूल्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज जिनके अंडर आती है उसके रूल्स हैं ये। यस, और बताइए सर, एक ही चीज का इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनी से करवा सकते हैं? देखिए नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन पहले आप बोलो। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। देखिए क्लेम एक मिलेगा आपको, आप इस लॉजिकल हैंड पे जाइए। 3 इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवा लिया आपने, क्लेम तो एक देगी, तो 2 का तो नुकसान ही हुआ ना सीधा, तो आप करवा लो, रोकता कौन है। लेकिन उसका फायदा क्या है, ठीक है ना। लाइफ पॉलिसी ज्यादा करवाओ, उसके हो सकते हैं आपको फायदे, वो अलग अलग पॉलिसीज ले सकते हैं आप, ठीक है ना।
क्योंकि वो तो एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी मान के चलते हैं कि डेथ नहीं हुई तो चलो इन्वेस्टमेंट की तरह पैसा तो मिल ही जाएगा अपने, जितना भरोगे उससे ज्यादा मिल जाएगा। हाँ जी, और यस, आगे बढ़े, चलिए। हाँ जी, आपके ग्रुप 1 में जो इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर है, इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर में हम लोग जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बारे में करेंगे और इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यस, हम जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। जनरल इंश्योरेंस में आपका गुड्स आ गया और अदर एसेट्स आ गई, अदर एसेट्स आ गई, इसके अंदर फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गई, ये सब कुछ आ गया जी आपका। गुड्स कह दें, स्टॉक कह दें, डोमिनेटिंग ये है हमारा, डोमिनेटिंग ये है। इसका भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन करेंगे, जनरल है बिल्कुल ये, इसका भी ठीक ठाक है, लेकिन हमारे चैप्टर के अंदर जो डोमिनेटिंग पार्ट है वो स्टॉक का रहेगा, कि हमारे गोडाउन के अंदर जो स्टॉक पड़ा है उसका इंश्योरेंस करवाया जाए। इसका इंश्योरेंस करवाया जाए। ठीक है, यस, हाँ जी, बातचीत नहीं। इस चैप्टर के अंदर हम दो तरह की जनरल पॉलिसीज डिस्कस करेंगे। वन इज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और एक हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्या बात है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, वेरी डिलीशियस, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ये तो समझ आ रहा है कुछ कि ठीक है यार, गोडाउन में माल था, जल गया, उसका क्लेम लेना है अपने को। लॉस ऑफ प्रॉफिट, हाउ रोमांटिक, कि प्रॉफिट के नुकसान का बीमा। प्रॉफिट के नुकसान का बीमा, ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे। जैसे आग लगी तो जितने दिन बिजनेस बंद रहेगा उतने दिन हमारा प्रॉफिट का भी लॉस होगा। शाबाश, बहुत अच्छे दिन का प्रॉफिट कहते हैं आग लगी। हाँ जी, आप और बोलो। सर एक में तो ये हो जाता है कि मतलब कि किसी ने अपनी मतलब शॉप का बीमा मतलब इंश्योरेंस करवा रखा है, तो फिर उसकी उसमें आग लग गई, तो अब वो सारा माल वापस लाएगा, सिर्फ अपना माल लाएगा, उसको मतलब ठीक करवाएगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए मतलब प्रॉफिट का उसमें जितना नुकसान हुआ है ना उस दिनों में काम चलने के लिए, उसका प्रॉफिट पॉलिसी। और एक बार कई बार ये होता है कि जैसे किसी आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग बनवाई, मतलब अपनी नहीं, मतलब कोई पेंटिंग बनाई एंड उसको मतलब डाउट है कि ये चोरी हो सकती है, तो फिर वो उसका बीमा करवा ले कि मतलब इससे मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा।
अगर मैं इसको बेचूंगा तो इतना प्रॉफिट मेरे को मिलेगा, तो ये प्रॉफिट पॉलिसी का वो ठीक है, ठीक है, चलो बिल्कुल आपने दोनों बातें बताई, और इसमें जो आपने पहली बात बताई और ललित ने भी जो बताया वो बिल्कुल सही है कि ये टॉपिक हम अभी पढ़ेंगे और ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी मैं थोड़ी सी हल्की सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये दो ही टॉपिक्स हैं हमारे, एक दो क्वेश्चन कुछ जनरल एसेट के हैं, फर्नीचर में आग लगी, बिल्डिंग में आग लगी, तो हम कैसे करेंगे, बाकी हमारे यहां ये दो ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल हल्की सी बात करेंगे हम। सुनिए, ये है करंट ईयर, ये है नेक्स्ट ईयर, और ये है प्रीवियस ईयर, ये है प्रीवियस ईयर। ये 1 जनवरी, ये 31 दिसंबर, ये 1 जनवरी, ये 31 दिसंबर, ये 1 जनवरी, ये 31 दिसंबर, एंड दिस इज डेट ऑफ फायर। मान लीजिए करंट ईयर के अंदर 1 अप्रैल को आग लगी, दिस इज डेट ऑफ फायर। और इस आग का असर 30 जून तक रहा, इसे हम अफेक्टेड पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे हालांकि +2 हुए, टाइम हो गया है, फाउंडेशन के भी एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन कई बच्चे अभी तक भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और उनकी पढ़ाई में नुकसान हो रहा है। और जिस दिन उनकी पढ़ाई, जब वो भुला देंगे तो पढ़ाई भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो जितना पीरियड भुलाने में लगा उसे हम बोलते हैं अफेक्टेड पीरियड, इसे हम कहते हैं अफेक्टेड पीरियड, इसे कहते हैं अफेक्टेड पीरियड। कितना टाइम हुआ ये हुए 3 महीने, ये हुए 3 महीने। और इस 3 महीने के अंदर अब जरा ध्यान देंगे, बस 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 बस, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यह बताऊंगा कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी होती क्या है, कैसे निकालते हैं, वो हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 के अंदर हम लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में बात करेंगे खाली। हाँ जी भाई, एक बात बताइए, एक तो नॉर्मल बिजनेस चलता रहे और उसी फ्लो के अंदर हम अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक तो ये स्टेज, और एक ये है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि गोडाउन में आग लग गई है, गोडाउन की छत जल गई है, गोडाउन की दीवारें जल गई है, वहां पर जो फर्नीचर रखा हुआ या सामान रखा हुआ था, जिस पे जो मटेरियल रखा जाता है, वो सारे रैक जल गए हैं। तो बताओ अफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, ठीक है। ये अफेक्टेड पीरियड है, इसको टेक्निकली हम डिस्ट्रप्शन पीरियड बोलेंगे, लेकिन वो तब की बात है, अभी हम अफेक्टेड पीरियड को समझ रहे हैं। इस पीरियड के दौरान आप प्रोडक्शन नॉर्मल स्पीड से नहीं कर पाओगे, यस, प्रोडक्शन नॉर्मल पीरियड से नहीं कर पाओगे, और जब प्रोडक्शन नॉर्मल पीरियड से नहीं कर पाओगे तो सेल भी नॉर्मल पीरियड से नहीं कर पाओगे, नॉर्मली जो सेल होती है। और जब सेल इससे नहीं कर पाओगे तो आपका प्रॉफिट भी नॉर्मल नहीं होगा। प्रॉफिट भी उतना नहीं होगा जितना आप ठीक ठाक मूड में कमा लेते, ठीक है, बिल्कुल सही है। इन 3 महीनों के अंदर डिस्टरबेंस तो हो गई है, इस डिस्टरबेंस के कारण आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट आ रहा है, उससे आपकी सेल के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, उससे आपके प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। अगर ये सब कुछ बहुत अच्छा होता, अगर ये बहुत कुछ अच्छा होता, तो नॉर्मली जो प्रॉफिट होता हमारा वो मान लीजिए 1,50,000 हुआ, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो सिर्फ हम कर पाए 70,000, तो नुकसान कितने का हो गया? 80,000। इसे हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट।
इसको हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगर सब कुछ सही सही होता, अगर सब कुछ सही सही होता तो हमारे को 80,000 का फायदा एक्स्ट्रा होता। अभी हमें 70,000 का बेनिफिट मिला है, अदरवाइज हमें 1,50,000 का बेनिफिट मिलता। ये जो लॉस हुआ है ना, इसका कंपनसेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है, इसका इंश्योरेंस मिल जाता है जी। दिस इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। दिस इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। देखिए, मैंने कहा ना पॉलिसी दो है, इन्होंने कहा ये फायर इंश्योरेंस में ऑलरेडी इंक्लूड होता है क्या? आपको दो इंश्योरेंस करवाने पड़ेंगे, स्टॉक का अलग करवाना पड़ेगा और प्रॉफिट का अलग करवाना पड़ेगा। दो डिफरेंट पॉलिसीज है, ठीक है ना। हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे वो दो पॉलिसीज पढ़ेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक, गोडाउन में स्टॉक था वो जल गया, उसका क्लेम। और अगर सब कुछ अच्छा होता, अब रिजल्ट आएगा फाउंडेशन का। ठीक है सर, हम जा रहे हैं, राम राम। रिजल्ट आएगा फाउंडेशन का, तो आप अपने मार्क्स को थोड़ा कंपेयर करेंगे, यार पता है क्या, वो एक इंसिडेंट हो गया था घर के अंदर, अगर वो नहीं होता ना तो मेरे 80% आते, अब मेरे 60 आए हुए, तो 20% जो लॉस है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट है। वो अगर लॉजिकल है तो, अगर वो लॉजिकल है तो, ठीक है ना। अब सुनिए एक मिनट, हेलो, अब आवाज नहीं। अब खाली यूं कहने से नहीं हो जाता कि कंपनी कह दे, इंश्योरेंस कंपनी को हमारा बिजनेस कह दे जी देखो हमारे तो 80,000 का नुकसान हो गया। कंपनी कहती है सबूत क्या है कि 80,000 का नुकसान हो गया? तो सबूत आपके पास बैकग्राउंड होती है, ये बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड के बेसिस पे हम लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। ये सबूत होते हैं, ये एविडेंसेस होते हैं। तो इसीलिए मैंने पास्ट ईयर का लिखा। पास्ट ईयर भी हो सकता है, पास्ट ईयर्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा टाइम के सबूत भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो आपकी बैकग्राउंड ऐसी होनी चाहिए जो आप प्रूव कर सको कि देखो हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा था, ये आग ने काम बिगाड़ दिया सारा का सारा। ये आग ना लगती तो भाई साहब देख लो, हमारी बैकग्राउंड चेक कर लो, हम तो कमा रहे थे अच्छा खासा, ये हम साबित कर सकते हैं। तो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए सारा का सारा। तो हम क्या करते हैं, सुनिए, हम लोग क्या करते हैं, अपने पास्ट ईयर्स या ईयर्स के बिहाफ पर हम आने वाले फ्यूचर का प्रॉफिट का हिसाब लगाते हैं। मतलब 1 अप्रैल को आग लगी और नेक्स्ट 31 मार्च, 1 साल हो गया ना। ये देखिए, जिस डेट को आग लगी वहां से हमारा बिजनेस अफेक्ट हो गया, और आग का असर अगर आने वाले 1 साल तक रहता है, आने वाले 1 साल तक रहता है पूरा का पूरा, तो हमारी प्रोडक्शन कितनी कम होती, हमारी सेल कितनी कम होती, और हमारा प्रॉफिट कितना कम होता। ये बात हो रही है 1 साल की, और उस 1 ईयर के बिहाफ पर हम 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकालते हैं, और फिर हम कहते हैं ये 80,000 का नुकसान हुआ है। ये भी नहीं है कि खाली 3 महीने का अंदाजा लगाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कहती है साल पे बात करो, खाली 3 महीने में तो पता नहीं कुछ अब नॉर्मल इवेंट हो जाए तो हम भी पूरे साल का डाटा लेके चलते हैं। पिछले 1 साल के अंदर क्या हुआ, उसके ब्याह पर आने वाले 1 साल के अंदर क्या हो सकता था, हम क्या कर सकते थे अगर ये आग नहीं लगती, तो उसके ब्याह पर हम कहते हैं कि हम 1,50,000 प्रॉफिट कमाते और हमारा 70,000 ही कमाया गया, तो हमारा 80,000 का नुकसान हो गया, ये क्लेम दे दो। ठीक है, तो एक तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी तो बड़ा सिंपल सा ही मामला है, इसके अंदर वो सब चीजें भी आएगी, नॉर्मल आइटम, अब नॉर्मल आइटम, वो सारा आएगा दोबारा से हमारे यहाँ, वो आपने पढ़ रखा है इन्वेंटरी वैल्यूएशन के अंदर। लेकिन हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि जैसे नहीं पढ़ा होगा, जैसे हमने फाउंडेशन में भी ऐसे ही पढ़ा कि +1 2 नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी होगी और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी होगी। गॉट इट? हाँ जी, डायरेक्ट लॉस, इनडायरेक्ट लॉस क्या होता है? जैसे आप ये प्रोडक्शन सेल वाला ले रहे हो, सिर्फ कि भी ना इतनी रेवेन्यू होगा इतना प्रॉफिट होगा, हाँ। जैसे उस इनकम से भी कुछ हम अदर एक्टिविटी करें उससे उसका भी लॉस, या सिर्फ ना हम सिर्फ अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं और इनकम की बात नहीं कर रहे, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, उनकी बात नहीं कर रहे। उनका आग लगने पर क्या फर्क पड़ रहा है? किसी को ब्याज पर पैसा दे रखा है, आपके गोडाउन में आग लग गई, उसने आपको ब्याज देना बंद कर दिया, इस इनकम का तो इफेक्ट पड़ेगा सर। हाँ जी, इस इनकम का, जैसे इनकम बंद होगी यहाँ पे, वो हम बात करेंगे, उनको हम एक्सक्लूड करेंगे हम। ठीक है, इसकी डिटेल में मत जाइए आप सिर्फ ये समझिए कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का मीनिंग क्या है।
इस चैप्टर के अंदर हम ये 2 पॉइंट करने वाले हैं ताकि आपको एक वो रहे कि हाँ चलो ठीक है, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये लॉस ऑफ स्टॉक भी हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट। बोलो आप। सर आपने कहा कि 1 साल तक का प्रॉफिट देखेंगे बाद हाँ, में। हाँ ऐसे तो सर फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, डाटा अगर नहीं 1 साल का नहीं, आज बैठकर कर लेंगे। डेटा पास्ट के होंगे, डेटा पास्ट के होंगे, फ्यूचर में कन्वर्ट करने होंगे। उसके अंदर भी एक स्पीड का मामला होता है कि हमारा ट्रेंड क्या है, 10% ट्रेंड है, प्रमोशन का 20 है, वो सारी डाटा होते हैं। जो एक्सपर्ट काम करते हैं ना, एक्सपर्ट लोग, तो उनके पास पूरा डाटा होता है कि आपके बिजनेस की स्पीड ये है, देखो 10% है, 15 है, 20 है, तो पीछे जो हुआ उसके ब्याह पर आगे ये होना चाहिए था वो पूरा। आगे सर जैसे बता दिया कि 1.5 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। अब ज्यादा मत बढ़ाओ इसको, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये सारा डाटा अवेलेबल होगा लॉजिकल ग्राउंड पे, बिल्कुल एकदम, क्योंकि ये समझाना नहीं है, वैसे पूछ लो ठीक है सर कि 1.5 लाख का 1 साल में प्रॉफिट हो सकता है। हाँ। तो सर एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें फिर साल के लास्ट में ही पता चलेगा। हाँ, तो एक्चुअल नहीं होगा ये तो वो होता है, बस एस्टिमेटेड होता है, जैसे गुडविल निकालते हैं, एक्चुअल नहीं होता है। तो सर फिर डिफरेंस ये है कि लॉजिकल है, पास्ट में ये रहा है तो फ्यूचर में ये हो सकता है। पिछले 5 सालों में आपकी परफॉर्मेंस ये है तो आने वाले 1 साल के अंदर ये होगी, तो ये लॉजिकल हो जाता है और कंपनी मानती है इसको, ये और तो कोई इलाज ही नहीं है ना हमारे पास। ठीक है, ये एक्चुअल नहीं लेते हम, एस्टिमेटेड लेते हैं, लेकिन रीजनेबल ग्राउंड पे लेते हैं। यस सर। हाँ जी सर, फिर तो ये इनिशियल ईयर्स में हम पॉलिसी ले ही नहीं सकते। इनिशियल ईयर्स में कैसे लेंगे इस पॉलिसी को? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली इसमें 2 हैं। लिया देखो, पॉलिसी वाले आपको मना कहीं नहीं करेंगे, लॉस होने पर भी है, प्रॉफिट होने पर भी है। फिर मैं आपको अब यहां पर तो रोकना ही चाहूंगा क्योंकि आपके सवाल बड़े जेन्युइन आने शुरू हो गए हैं, जो ये टॉपिक करते वक्त होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक का इंश्योरेंस करती है, अदर एसेट्स का इंश्योरेंस करती है, प्रॉफिट का इंश्योरेंस करती है और फिक्स्ड खर्चों का भी इंश्योरेंस करती है कि आपके खर्चे फिक्स्ड हैं। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि इन 3 महीनों तक आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया तो, लेकिन आपके खर्चे तो फिक्स्ड हैं, वो तो होंगे ही होंगे। आपके एम्प्लॉई आपसे सैलरी लेंगे ही लेंगे, आपका मकान मालिक आपकी बिल्डिंग का किराया लेगा ही लेगा, आपकी मशीनों पर डेप्रीशिएशन लगेगा ही लगेगा। तो फिर ऐसा करो, आप प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस करवा लो और फिक्स खर्चों का भी इंश्योरेंस करवा लो। इसको हम इसी पॉलिसी में शामिल करते हैं। तो ये सारी बातें फिर मुझे डिटेल में बतानी पड़ेगी, फिर तो मैं टॉपिक ही करवा दूंगा फिर। ठीक है, तो ये लॉस हो बेशक, लेकिन ये तो नेगेटिव नहीं होगा ना कभी, फिक्स्ड खर्चे हमारे, समझे आप। इंश्योरेंस हमारे चैप्टर के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों के बारे में इकट्ठा ही पढ़ेंगे हम कि आपको फिक्स्ड खर्चा और प्लस लॉस ऑफ प्रॉफिट, इसके बारे में जानना है। तो ये लॉस हो कोई बात नहीं है, इनिशियल ईयर्स है, लॉस है तो इसको हटा दो, लेकिन ये खर्चे तो पॉजिटिव ही होंगे। लेकिन ये बात इतनी सस्ती नहीं है, अभी समझ नहीं आएगी, जब मैं टॉपिक करवाऊंगा तब बात समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सा काम करवाने दो। हाँ जी, क्या हुआ? ओके ठीक है, लो जी, बस अब मैं अपने इसके अंदर लास्ट स्टेज में आ रहा हूं आज का टॉपिक के अंदर, और फिर हम उसके बाद कल ही बात करेंगे। रफ में काम कर रहे हैं सभी? कोई बच्चा फेयर में काम ना करे, फेयर में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नोट्स बनाएंगे, उस पर बात करेंगे सारा। यस, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ओपन कर लेंगे आप अपना क्वेश्चन बैंक। यस, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, a fire occurred in the premises of Agni on 25th of August 1997 when a large part of the stock was destroyed। कहते हैं भाई
25 अगस्त 1997 को मिस्टर अग्नि की बिल्डिंग में आग लग गई। लगनी थी, माँ बाप ने काम ही ऐसे कर रखे थे, शुरू से ही मेरा बेटा अग्नि, तो अग्नि तो फिर पानी तो भरने से रहा, गजबन, चलो छोड़ो। सॉल्वेज वॉज 15,000, सॉल्वेज वॉज 15,000। भाई सॉल्वेज का मीनिंग होता है अध जला, अध जला, हिंदी में कहते हैं अध जला। सॉल्वेज का मतलब कबाड़ कह सकते हो आप, लेकिन ये कबाड़ हमेशा था नहीं, ये बहुत अच्छा गुड्स था, अच्छा स्टॉक था, अच्छा माल था, और इसमें आग लग गई। और आग पूरी तरह से नहीं लगी, आग लग गई और फिर लगने बार कहती है चल छोड़, मैंने तुझे माफ किया, और वो बुझ गई। लेकिन वो बेचारा जल तो गया, है ना। ये पेपर है, ये ऐसा देखा भी होगा कई बार, किसी पेपर में आग लग जाती है, आप जैसे जला रहे होते हैं, जैसे पेपर जला रहे होते हैं, तो फिर वो कुछ पार्ट उसका बिना अध जला बच जाता है, जो इतना अंश क्या जलाया जाता है इस तरह से, लव लेटर्स। तो आज भी पेपर पे लिखा जाता है, हाँ व्हाट्सएप पे तो सबूत पक्के हो जाते हैं। हाँ, और फोटो भी जलाई जाती है ऐसे, इतने जालिम लोग भी हैं। फोटो तो मत जलाया करो यार, मेरे को दे दिया करो। फोटो क्यों जलाई जाए, जलाने से तो बेहतर है ना। हाँ यस, सुनिए, ये पेपर के आग लग जाती है तो ये थोड़ा सा जल गया या ज्यादा जल गया तो इसको हम साल्वेज बोलते हैं। आग लगने के बावजूद भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसे हम साल्वेज कहते हैं। यस, ओके, चलिए अब ये कहते हैं, और ये 25 अगस्त 1997 को लगी है, और आपको ये कहता है अग्नि गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड जनवरी 1, 1997 टू अगस्त 25, 1997। कहता है जी 1 जनवरी से 25 अगस्त के बीच का हम डेटा बता रहे हैं आपको। परचेजेज 85,000, सेल्स 90,000, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर टेकन बाय अग्नि फॉर पर्सनल यूज। कहता है 5,000 रुपए का माल जो है मिस्टर अग्नि जो है वो घर ले गया एज ए ड्रॉइंग्स। ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन 1 जनवरी 97 वाज 40,000। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से अग्नि हैज बीन सेलिंग गुड्स एट ए कंसिस्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 33.33%। पिछले कुछ सालों से मिस्टर अग्नि अपनी सेल के ऊपर जो प्रॉफिट है वो 33.33% कमाते आ रहे हैं। द इंश्योरेंस पॉलिसी वाज फॉर ₹50,000। कहता है जी बीमा था 50,000 रुपए का। मैं अगर एक काम करूं ना, मैं अगर यहां तक इस क्वेश्चन को कर दूं तो आपका ये सीए फाउंडेशन का इन्वेंट्री का चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। आपको 1 जनवरी से 25 अगस्त के बीच में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दी हुई है, सेल दी हुई है, जीपी दिया हुआ है, स्टॉक नहीं दे रखा। 25 अगस्त का स्टॉक नहीं दे रखा तो कुछ नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, उसमें से ड्रॉइंग्स गुड्स माइनस कर देंगे, सेल लिखेंगे, सेल का जीपी लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। तो 50% तो ये है। मान लीजिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स तो इस चीज के हैं। बात समझ आ गई। ज्यादा से ज्यादा बुरा ये कर सकता है कि ये जीपी रेट ना दे, लेकिन पिछले साल का पूरा डेटा दे दे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ दे दे, तो जीपी अमाउंट आ जाएगी। +2 वाला जीपी रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे, जीपी अपॉन सेल इंटू 100, जीपी रेट निकल जाएगा। डन। और उसके बाद वो जीपी रेट हम ले लेंगे। ये भी हो सकता है 1 साल से ज्यादा साल का डेटा दे दे, 3 साल का दे दे, तो हम 3 साल के जीपी निकाल लेंगे, जीपी 1, जीपी 2, जीपी 3, फिर एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज ज्यादा परफेक्ट होगा। फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से, कुछ सालों में जितना ज्यादा एक्यूरेट लिया जाए, जैसे गुडविल एवरेज प्रॉफिट पे लेते थे। बात समझ आ रही है ना। इसमें बुरे से बुरा क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। जीपी रेट नहीं देगा तो डेटा दे देगा, जीपी निकाल देंगे। वो क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको दूंगा, ठीक है। तो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स अग्नि जो प्रॉफिट कमा रहा है वो 33%। इंश्योरेंस पॉलिसी 50,000 रुपए, 50,000 रुपए का बीमा था। इट इंक्लूडेड एन एवरेज क्लोज, ये एक नई बात है।
ये क्या बात है, मैं अभी आपको आंसर निकालते वक्त बताता हूं। अग्नि आस्क यू टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू बी मेड ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी। कहता है इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक इंश्योरेंस क्लेम का स्टेटमेंट बनाया जाए कि हम इंश्योरेंस कंपनी के पास कितने क्लेम की उम्मीद करें। ये एक स्टेटमेंट हमें बनानी है। क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने अच्छे से, ठीक है। चलिए एज यूजुअल पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ वर्क बताता हूं। हमारे क्वेश्चन के सुनिए, मैं फिर बता दूं, जब हम पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के 3 पार्ट्स होंगे, रफ वर्क, वर्किंग नोट, सॉल्यूशन। तो एग्जाम में रफ वर्क नहीं करना है, यह सिर्फ आपके और हमारे बीच की बात रहेगी कि चीजों को समझने के लिए हम रफ वर्क करेंगे। अदरवाइज एग्जाम में आपको वर्किंग नोट्स और सॉल्यूशन, और आपको एक बार सिलेबस करने के बाद जब आपको लगे कि ये वर्किंग नोट बेकार का है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो आप हटा सकते हैं ताकि काम थोड़ा और छोटा हो जाए। मैं तो पूरा डिटेल में करवाऊंगा आपको, एक एक चीज छान छान कर करवाऊंगा कि इसका मतलब ये ऐसे करते हैं। लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको खुद पता लग जाएगा, यार ये बात तो सर ने उस टाइम वैसे ही समझा दी थी क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे थे, अब बड़े हो गए हैं तो ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है आगे। तो वहां आप टाइम बचाएंगे अपना, वहां आपकी मेंटल मेच्योरिटी मैटर करेगी, राइट। चलिए रफ वर्क में क्या था हमारे यहां ये ऐसा है कि 1 अप्रैल 97 है ना, 1 अप्रैल या 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, और ये है 31 दिसंबर 97, और ये क्या रहा होगा 1 जनवरी 96, और ये क्या रहा होगा 31 दिसंबर 96, और दिस इज 25 अगस्त, 25 अगस्त। ये हाँ, तो बर्थडे में तो आग लगी थी। चलो जी 25, दिस इज डेट ऑफ फायर। लो जी ये है, ये आग लग रही है। लो जी आपको यहां का स्टॉक दे रखा है, यहां का स्टॉक है आपके पास, है क्या 40,000। इस पीरियड के बीच की परचेज दी हुई है। परचेज कितनी है 85,000। इस पीरियड के बीच की सेल दे रखी है 90,000। जीपी जो है वो पिछले कुछ सालों से, फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स से जो कमाया जा रहा है वो 25 है। तो अगर कोई नहीं, सॉरी 33.33% ऑन सेल ही लेते हैं हम, कुछ मेंशन ना हो तो। जीपी रेशियो ऑन सेल ही माना जाता है, कुछ भी मेंशन ना हो तो। हाँ, वो यूं कह सकता है पिछले कुछ सालों से 33.33 कमाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार 5% और बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, तो हम 38.33 कर लेंगे, राइट। ट्रेंड बता सकता है वो कि पिछले कुछ सालों से हम 25% कमा रहे हैं, लेकिन इस बार लगता है 30% हो जाएगा, तो हम 30 ले लेंगे फिर, ठीक है। अब इसमें मिसिंग क्या हुआ बॉस? हाँ, जिस डेट को गोडाउन में आग लगी थी उस डेट का स्टॉक नहीं है। स्टॉक क्यों नहीं है? क्योंकि हमने या तो पहले वैल्यूएशन की होगी या बाद में करने वाले थे, राइट। अब कोई सपने थोड़ी आते हैं, सुबह उठते ही सारे पार्टनर आए, सारे डायरेक्टर आए और आपस में मीटिंग की, भाई ऐसा है आज है 25 अगस्त, आग लग सकती है। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले चलकर स्टॉक की वैल्यूएशन कर लेते हैं और फिर एक जना जाके आपको बुला लाना और कह देना अब लग जा, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो आपने स्टॉक की वैल्यूएशन या तो कुछ टाइम पहले की होगी या अभी करने वाले होंगे। तो 25 अगस्त को आग लगी है, या फिर आग भी ऐसे नहीं नॉक नॉक, कौन? मैं अग्नि। अच्छा, कैसे लग रही हूं यहां गोडाउन में? तो हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा घुमाओ एक बार, हम वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो ये भी नहीं है, तो आपको स्टॉक क्यों मिसिंग होगा पता लग गया होगा। स्टॉक इसलिए मिसिंग होगा कि या तो आपने कुछ टाइम पहले वैल्यूएशन की होगी या अभी करने वाले होंगे आगे। 25 अगस्त को वैल्यूएशन किया हो कोई जरूरी नहीं है, तो स्टॉक हमेशा गायब मिलेगा। तो इस स्टॉक को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मिसिंग आइटम के रूप में हमें स्टॉक निकालना पड़ेगा। और ये जीपी रेट, ये तो शुक्र है इसने दे दिया, अगर नहीं दिया हो तो फिर हमें पहले निकालना पड़ता है, जैसे आप घर में होमवर्क में निकाल कर लाएंगे। चलिए, चलो जी, मेरे ख्याल से मेरे लिए एक तो चैलेंज है ये स्टॉक निकालना, आप देख पा रहे हैं। एक तो मेरे लिए चैलेंज है स्टॉक निकालना, और दूसरा चैलेंज क्या है? इंश्योरेंस क्लेम की स्टेटमेंट बनाना, राइट।
इंश्योरेंस क्लेम की स्टेटमेंट बनाना। बस ये दो काम हम फटाफट कर रहे हैं और उसके बाद आज की क्लास हमारी ओवर हो जाएगी। चलिए, हाँ जी, ड्राइंग्स तो माइनस कर देंगे ना, ये तो हम वैसे मोटी मोटी डाटा की बात कर रहे थे। ड्राइंग्स तो 85 की बजाय वो 80 हो जाएगा। हाँ जी, अब आप करेंगे वर्किंग नोट्स। ये रफ वर्क था जो हमारे कोई काम का नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए होती है चीजें। वर्किंग नोट में क्या निकालना आपको? कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, दैट इज 25th of August 1997। अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे, क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने भी आपको ट्रेडिंग से सिखाया था फाउंडेशन में। इस तरह की कोई दिक्कत आए तो ट्रेडिंग ही बनाया करो। अकाउंट्स के स्टूडेंट है, वर्किंग नोट में बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। लेकिन आपको पता है ये ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का बनेगा? 1 जनवरी 97 से लेकर 25 अगस्त तक, मतलब लगभग 8 महीने का बनेगा ये। और 8 महीने वाले को हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोलते, हम इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट तो एक बार बनता है साल में, एंड में 31 दिसंबर को फाइनल अकाउंट्स के टाइम बनेगा। और ये फाइनल अकाउंट्स नहीं है, ये तो हमारी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो हम मैथमेटिकल तरीके से ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इस तरह से करके निकालते, तो वो हम ट्रेडिंग से निकाल रहे हैं। तो इसको हम टिपिकली ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। जो साल के बीच में आप कोई भी मिसिंग डाटा निकालने के लिए अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हम कभी भी उसको ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यस, चलिए, तो हम बोलेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और ये 1 जनवरी 1997 से 25 अगस्त 1997 तक चलेगा। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक कितना था? 40। परचेजेस कितनी है? लेस ड्राइंग्स कितना? अच्छा, आपको अब ये तो मैच्योरिटी आ भी गई होगी कि आप डेबिट में से लेस करने के बजाय क्रेडिट में भी शो कर सकते हैं, तो कोई हैरानी नहीं होगी ना। 80,000। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह है क्या? दिख रहा है कोई? नहीं है। बाय सेल्स कितना है? सेल्स 90,000। $90,000 का 1/3 $30,000। कितना आ रहा है? 60,000। हमारी क्लास के अंदर कैलकुलेटर को लेकर कोई भी सहारे पर नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट होगा हर कोई। हर एक का कैलकुलेटर बाहर होना चाहिए और क्लास के अंदर कैलकुलेटर के नाम की धूम होनी चाहिए। जब अकाउंट्स की क्लास चली हो तो पूरी आवाजें आनी चाहिए कैलकुलेटर की। जमीन पर नहीं मारना है, उस पर उंगलियां चलानी है। जी आपने बोला था आवाज आनी चाहिए, ठीक है। अभी तो रहने दो, कोई बात नहीं, आज काम चला लेंगे। हाँ, लेकिन हमारा कैलकुलेटर हमारे सामने होना चाहिए, दूसरे की कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हम क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस करेंगे साथ में, ठीक है।
कैलकुलेशन को लेकर किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, पहला हमने क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझा, फिर हमने वर्किंग नोट को समझा, अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। आपसे क्या पूछा जा रहा है सॉल्यूशन में? स्टेटमेंट शोइंग क्लेम। स्टेटमेंट शोइंग क्लेम। और बताइए, पॉलिसी लॉस ऑफ स्टॉक है या लॉस ऑफ प्रॉफिट है? लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। वैल्यू, एक बार थोड़ा काट दो यार, मन कर रहा है, काफी देर हो गई चलते हैं, कई देर हो गई ना, ऐसा कुछ किया नहीं, मतलब जिसमें यूं मजे ले सकूं तुम्हारे। अब तुम तो मेरे मजे ले लेते हो दिन में, 1 मिनट में, मैं यूं देखता हूं, तुम दूसरे के करके चलो जी। हाँ, मैं क्या करूं, मैं तो ये करूंगा ना तुम्हारे। थोड़ा आराम से भाई, ये नीचे आ जाएगा। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, हाँ वैल्यू नहीं लिखा, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। मैं कारण है इसका बताता हूं आपको। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये बताइए जिस डेट को आग लगी है उस डेट को स्टॉक कितना था गोडाउन में? 60,000 का। बड़ा संभल के काम करना है। उसमें से कुछ माल बच गया, लेस सेल्वेज स्टॉक, कितने का बच गया था? 15,000 का। 15,000 का बच गया था, तो देखिए इसको हम लिखेंगे स्टॉक लॉस्ट ऑन डेट ऑफ फायर, राइट। नुकसान कितने का हुआ? 45 का। जनरली इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जिस नुकसान से सेटिस्फाई नहीं होती ना, उसका क्लेम नहीं देती इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है ये बच गया है, ये रखो, आप यूज करो इसको, ये हमारी कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। कई बार ये होता ना कि आपकी बाइक हल्की सी स्क्रैच आई और इंश्योरेंस कंपनी में पहुंच गई, इसका मडगार्ड चेंज कर दो जी। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है इसका बिगड़ क्या गया? तो आपने कहा देखो जी स्क्रैचेज आए हुए कितने। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ने गार्ड को बुलाया, कपड़ा देकर साफ किया, बोला ये ले, खत्म हो गए, अब बोल। तो ठीक है ना, कोई नुकसान इतना ही हुआ होता है कि जिसका क्लेम बनता नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर कभी भी ऐसे आए ना सेल्वेज स्टॉक, तो सेल्वेज स्टॉक का मतलब ये है कि वो नुकसान हुआ था, आग लगी थी, लेकिन कंपनी की कंडीशंस पूरा नहीं है, ये माल रीयूज किया जा सकता है, या ये माल हमने रख लिया। कई बार इंश्योरेंस कंपनी ऐसे करती है, इंश्योरेंस कंपनी ये माल अपने साथ ले जाती है, कहती है कोई बात नहीं है, साल्वेज स्टॉक भी हम ही लेंगे। वो कंडीशन के अंदर लिखा होता है, एग्रीमेंट में लिखा होता है। तो एग्रीमेंट में दोनों बातें हो सकती है, सेल्वेज स्टॉक आप रखेंगे या कंपनी रखेगी। कुछ मेंशन ना हो तो हम मानकर चलेंगे कि बिजनेस ने रखा। तो 60,000 का माल था गोडाउन में जी, तो हमारे को 60,000 का क्लेम मिलता, लेकिन 15,000 का नुकसान नहीं हुआ, तो हम क्लेम करेंगे 45,000 के लिए, राइट। ठीक है, चलिए अब आगे हैं। अब क्या हुआ, वैल्यू इंश्योर्ड कितना है? वैल्यू इंश्योर्ड थी 60,000 और सम इंश्योर्ड थी 50,000। मैंने इसीलिए काटा था, वो आपको ना पूरे में तंग करता आपको। अगर सारे के सारे माल में आग लग जाती तो भी आपको पूरा क्लेम नहीं मिलता। कितना मिलता? 50,000। कितना परसेंट बन गया बताना? अराउंड 83.33%। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, आज सोचने के लिए भी हैं और कुछ बताकर भी भेजूंगा।
ये कैसे पता चलता है कि 60 का माल होगा उस टाइम? तो शुरू में आपने 50 का बीमा करवा लिया, तो माल 45 का होता तो इंश्योरेंस ज्यादा का है, माल 45 का है और इंश्योरेंस 50 का है, तो इंश्योरेंस कंपनी 45 दे देगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन माल 60 का और बीमा 50 का है, तो इंश्योरेंस 50,000 ही देगी यार, ज्यादा थोड़ी देगी वो। समझ रहे हो बात को? द स्टॉक इज इंश्योर्ड टिल ₹50,000। 50,000 रुपए तक का बीमा है, उससे ऊपर नुकसान होता है तो नहीं देंगे हम, उससे ऊपर नुकसान होता है तो 50 दे देंगे। 60 का नुकसान हुआ 50 दे देंगे, 70 का नुकसान हुआ 50 दे देंगे, 1 लाख का नुकसान हुआ 50 दे देंगे, 40 का नुकसान हुआ 40 दे देंगे, 45 का नुकसान हुआ 45 दे देंगे, 46 का हुआ 46 दे देंगे, 49 का हुआ 49 दे देंगे, 50 का हुआ 50 दे देंगे, 51 का नुकसान हुआ 50 देंगे। बात समझ आ रही है? तो जिस डेट को गोडाउन में आग लगी थी उस डेट को माल कितने का था? 60 का। माल कितने का था? 60 का। सारा का सारा जल जाता तो 50,000 का क्लेम मिल जाता। अब सारा का सारा मतलब 60 का जलता तो 50 का मिलता, लेकिन सारा नहीं जला, 45 का जला, 45 का जला तो कितने का मिलेगा? 60 का जल जाता तो 50 मिलता, तो 45 का जला तो कितने का मिलेगा? 37,500, 37,500। गोडाउन में आग लगी तो स्टॉक कितना था? 60। उसका बीमा कितने का था? 50। माल जला कितने का? 45। एवरेज लगेगा। दिस वाज द एवरेज क्लॉज। उसने क्या लिखा है देखो, लिखा हुआ है ना, इट इंक्लूडेड एन एवरेज क्लोज। कहता है इसमें एवरेज क्लोज, क्लोज मतलब कंडीशन थी, एवरेज की कंडीशन थी। आपके गोडाउन में 60 का माल है तो इस 60 का बीमा कितने का है? 50 का। लेकिन आपका कितने का जला? 45 का। तो इसका बीमा कितने का हुआ? 37,500 का। इसे एवरेज क्लोज बोलते हैं हम लोग। ये बात समझने वाली है अच्छे से, ठीक है ना? इसके बारे में कल भी बात करेंगे हम। आप लोग दोबारा भी पूछोगे, थोड़ी बहस भी करोगे, जो भी करना है करेंगे, अपन पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं मैं कि इसका मतलब ये है, ठीक है? हाँ, यहां 45 होता ना, 60 की जगह 45 होता, 45 मिलता। 60 का सुनो, ये पता है कहां से? ये साइकोलॉजी क्या काम करती है? साइकोलॉजी ये काम करती है कि इंश्योरेंस कंपनी वाला, थोड़ा तसल्ली से बैठे रहो, थोड़ा सा आराम से भेजूंगा। साइकोलॉजी क्या काम करती है? इंश्योरेंस कंपनी का बंदा आपके पास आया हुआ है, भाई साहब आपके गोडाउन में ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक पड़ा रहता है? आप कहते हो अराउंड 60,000, अराउंड 60, 55, मे बी 70, लगभग 60, 65, 70, 55 ऐसा कुछ रहता है। तो कहता है अच्छा भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा कितने का रहता है? 70 का। कम से कम 55 का। इंश्योरेंस कितने का करवाओगे? 50 का। 50 का क्यों करवा रहे हो भाई साहब? 55 का करवा लो। क्यों? मेरी मर्जी। 60 का करवा लो। क्यों? मेरी मर्जी। 70 का करवा लो। बाहर चल। ठीक है? तो बोला ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, उसको तो सेल करने से मतलब था, पॉलिसी बेचनी थी, कोई बात नहीं भाई साहब, कितने का करवाना चाहते हो? 50 का। ओके, 50 का कर दिया। 50 का इंश्योरेंस कर दिया भाई साहब। और आग लगी गोडाउन में, आग लग गई और क्लेम लेने के लिए गया भाई साहब, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम लेने के लिए गया। ये लो जी, माल जल गया है, क्लेम दे दो। कितने का जला? 45 का। 45 का कैसे? गोडाउन में कितने का था? 60 का। अच्छा, 45 कैसे बोल रहे हो सर? वो 15 का ना ठीक से जला नहीं पाए हम। ठीक है, बोले अच्छा 45 का ऐसे कह रहे हो? तो गोडाउन में तो 60 का था ना, जब आग ने एंट्री की तब कितने का था? 60 का। और आपने यही कहा था कि मेरा गोडाउन में माल 60, 55, 70 का होता है। बोला हाँ भाई साहब, यही कहा था। तो बोला क्लेम कितने का दे दें? बोला दे दो, 60 का दे दो, 45 का दे दो, 50 का बीमा है, 45 दे दो, क्योंकि 50 का तो बीमा कर ही रखा आपने। अच्छा, शाना बहुत है तू। कैसे? जब हमने कहा कि आपके गोडाउन में 60 का माल रहता है तो भाई साहब 60 का इंश्योरेंस करवा लो। मेरी मर्जी। कितने का करवाया था आपने? 50 का ना। अगर 60 के माल में आग लग जाती तो हम आपको 50 ही देते ना।
आपका बीमा 60 का था, 45 का नहीं था। आपने कहा था मेरे गोडाउन में ऑन एन एवरेज 60 का माल रहता है, और बात यह हुई थी कि सारा का सारा जल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे 50,000 दे देना। क्यों? आपने बीमा ही 50 का करवाया था। तो बात यह हुई थी कि सारे के सारे माल में आग लग जाए तो 50 दे देना, क्योंकि आपने ये कहा था बाहर चल, हम तो मान गए थे। तो भाई साहब 45 का माल जो है ना वो 60 में से ही जला है, तो आपको 45 नहीं देंगे, 37,500 देंगे, क्योंकि आपने भी जितने का माल आपके गोडाउन में रहता है ना उसका 83% का इंश्योरेंस करवाया हुआ है। तो जितने का जला है ना बॉस, उसका 83% देंगे, 100% इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे। इसे बोलते हैं एवरेज क्लॉज। बताओ अब बात समझ आई कि नहीं आई? आगे पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, कल दोबारा भी पूछ सकते हो। अभी रुको, क्वेश्चन बाकी है। कहां जाना है? अच्छा, इतने बुरे दिन आ गए, कॉपी के पीछे देखना पड़ रहा है अभी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, बात समझ आएगी आपको? जिस नियत से काम करोगे वैसी ही बरकत होगी। आपने गलत नियत से इंश्योरेंस करवाया, आप कहते ना भाई साहब 60 का इंश्योरेंस रहता है, 60 का कर दो, यानी आपने 100% इंश्योर्ड करवाया, तो 60 का आग लग जाती तो 60 मिलते, तो 45 में लगी तो 45 मिलेंगे। जैसी नियत वैसी बरकत। आपकी नियत में खोट था, आपने कहा यार 60 का बीमा करवाऊंगा तो ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो मैं कम का करवाता हूं 83%। ठीक है, तो इसीलिए आपने कम प्रीमियम पे करने के चक्कर में कम माल इंश्योर्ड करवाया, जितना रूटीन में रहता है उससे कम इंश्योर्ड करवाया। तो इंश्योरेंस कंपनी भी फिर गुरु है आपकी, बिजनेस वो भी करते हैं। वो कहते हैं आपकी नियत में खोट था तो आपने 83% का इंश्योरेंस करवाया, हम भी 45,000 का 83% ही देंगे क्लेम। बात समझ आ गई आपको? एवरेज क्लोज ना लिखा होता तो भी हम एवरेज क्लोज मानते हैं। इन्होंने पूछा कि एवरेज क्लोज ना लिखा होता, हम एवरेज क्लोज ही मानकर चलेंगे कि वो है उसके अंदर। तो इसका मतलब हाँ जी 83% कैसे निकाल दें? ऐसे निकालते हैं भाई कि ये जो है ना, ये जो माल है गोडाउन में, रूटीन में जितना माल होता है, अगर ये सारा जल जाता है तो 50,000 का क्लेम मिलेगा। तो ये 50,000 60 का 83.33% है, यानी आप 100% माल का इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं, इस 60 के दो टुकड़े हैं, 45 और 15। ये 83.33% इंश्योर्ड है और 16.6667% अनइंश्योर्ड है, राइट? और ये भी 83.33% इंश्योर्ड है और 16.667% अनइंश्योर्ड है। तो ये तो इसका क्लेम तो मिल नहीं रहा आपको, इसका क्लेम मिल रहा है, तो इसका क्लेम कितना मिलेगा? इतना मिलेगा, 37,500। अब क्लियर है? मैं ये मान के चल रहा हूं कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। ठीक है, हाँ नहीं मैं आज नहीं समझाऊंगा दोबारा, चिंता मत करो। ठीक है, हाँ तो मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूं कि कल आप इस पॉइंट को बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। ये समझ आ गया आपको? ठीक है, अब आ जाइए। हाँ जी, तो अब हम क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लोज। कल नोट्स बनवाने के बाद ये क्वेश्चन मैं आपको फेयर में नोट करने के लिए दूंगा, ठीक है? इसीलिए मैं इतना साफ साफ करवा रहा हूं। तो ये क्वेश्चन क्लास में दोबारा डिस्कस नहीं हो पाएगा, आप नोट्स का पार्ट बना लेंगे, इसको होमवर्क में दे दूंगा मैं इसको। हाँ जी, कैसे निकालते हैं एवरेज क्लोज? हाँ, क्यों लगाया आपने? बिकॉज सम इंश्योर्ड इज लेस देन वैल्यू इंश्योर्ड, राइट? यानी ये ना भी लगता तो क्लेम इज इक्वल टू, क्लेम कैसे निकालते हैं पता है? क्लेम ऐसे निकालते हैं, सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय कैसे निकालते हैं? वैल्यू इंश्योर्ड था ना, ये सही जा रहे थे, सही जा रहे थे।
अब मेरे ऊपर ना आपके भेजने का प्रेशर बन गया। सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय वैल्यू इंश्योर्ड इनटू स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। तो सम इंश्योर्ड रुपीज 50,000 डिवाइड बाय रुपीज 60,000 इंटू रुपीज, तो ये आ गया 37,500। ये हमारा आंसर होता है जी कि हमें क्लेम कितना करना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, 37,500 का। इंश्योरेंस कंपनी को आपको 37,500 का क्लेम देना चाहिए अगर इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है और सारा का सारा टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो कल हम फेयर के अंदर नोट्स बनाएंगे। आपको जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, हर बच्चा ट्राई करके आएगा वो क्वेश्चन, और वो मैं फेयर में करवाऊंगा नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, आपके होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करके आएंगे आप अच्छे से। कोई भी बच्चा बिना ट्राई किए नहीं आएगा, आंसर आपके पास नहीं है, लेकिन पहले दिन से हिम्मत रखनी है कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बिल्कुल सही है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय।